साथियों, मित्रों, नमस्कार। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और बहुत अच्छे से देख रहे हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे सब्सक्राइब करते रहिए, ध्यान से देखते रहिए। इस वीडियो में बहुत अच्छी-अच्छी आपको जानकारी दी जाती है। पिछले वीडियो में आपके द्वारा जो सवाल पूछा गया था, उसका आज मैं वर्णन करूँगा। इसके विषय में कुछ थोड़ी-सी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। इसमें आपने जो पूछा है मुझसे, वो पूछा है कि क्या हम अपनी संतान का भाग्य स्वयं निर्धारित कर सकते हैं? क्या हम अपनी सरकार की किस्मत को लिख सकते हैं? क्या ये चीज़ संभव है? ऐसे-ऐसे सवाल आप लोगों को थे। इन सब का एक ही आंसर बनता है कि यस, आप ये काम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? ये बड़ा सवाल हो जाता है। ये कहा गया है कि यत् ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जो घटना ब्रह्मांड में होती हैं, वही घटना पिंड में भी हो सकती हैं। तो अब हम देखते हैं कि ब्रह्मांड में किस तरह की घटनाएँ होती हैं, कैसे-कैसे चीज़ें घटती हैं। पहले तो हम अपने अपने स्वयं व्यक्तिगत जीवन से ले लेते हैं। जैसे हम व्यक्तिगत जीवन में अपनी इच्छा के अनुसार सब चीज़ों को परचेज़ करते हैं। कोई भी चीज़ हो, कपड़ा हो, फ़ोन हो, लैपटॉप हो, गाड़ी हो, बंगला हो, जो भी चीज़ है, वो हम अपनी इच्छा के अनुसार लेते हैं। तो ये घटना ब्रह्मांड में घट रही है, यानी कि हमने अपनी इच्छा के अनुसार वो चीज़ों को ग्रहण किया है। अगर ये घटना ब्रह्मांड में घटी, तो हमारी भी घटना घटनी चाहिए कि हम अपनी संतान भी अपनी इच्छा के साथ ग्रहण करें। तो ये चीज़ संभव हो सकती है। कैसे संभव हो सकती है वो अलग है, सब चीज़ की टेक्निक अलग है। ठीक है? हर आदमी चाहता है कि उसे अच्छे से अच्छे वस्त्र मिलें, अच्छे-अच्छे सुविधाएँ मिलें, अच्छे से अच्छे चिकित्साएँ मिले, ये हर चीज़ अच्छी चाहता है। और जब संतान की बारी आती है तो मनुष्य अपने आप को लाचार महसूस करता है। क्यों? क्योंकि इसका अभी तक ज्ञान नहीं है, अभी तक उसे पता ही नहीं है, इसे कैसे प्राप्त किया जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहूँगा। किसी की भूमि वो ही रहती है, भूमि में कोई अंतर नहीं आता, पर समय के अनुसार अलग-अलग फसलें पैदा होती हैं। किसी की भूमि में मान लो हमें गेहूँ बोना है, तो पहले हम उस भूमि की उर्वरकता देखेंगे, गेहूँ के साथ वो है या नहीं है, वहाँ पैदा हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो सब चीज़ चेक कर लेंगे। फिर उसके अनुसार उत्तम बीज लेंगे। उत्तम बीज होने के बाद अगर हमने उस बीज को सूखी भूमि में ही डाल दिया, तो बीज पैदा ही नहीं होगा, खत्म हो जाएगी फसल। यदि हमने उस भूमि को तैयार किया कि इस भूमि को तैयार करने के बाद उसमें हमने बीज का रोपण किया, तो समय से उसके अंदर बीज उगेंगे, समय से उसके अंदर परवरिश होगी, उससे समय से उसके अंदर गेहूँ बनेगा और उसका फल हमको मिलेगा। तो ये घटना हमारी पिंड के अंदर हुई, ब्रह्मांड के अंदर ये घटना हुई। इसी तरह से कोई भी और दूसरी फसल ले लो, कोई भी आप फल फ्रूट ले लो, वो सब ब्रह्मांड में हो रहे हैं और वो हम अपनी इच्छा के अनुसार ले रहे हैं। उसमें हम ये नहीं सोचते कि भाई ये नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, ऐसा, क्योंकि हम उसमें भूमि को तैयार करते हैं, उसके अंदर हम बीज को अच्छे से तैयार करते हैं और तब हम उसकी रोपाई करते हैं। तो वो हमारी इच्छा के अनुसार होता है। मान लो हमको हापुस आम बोना है, तो हम हापुस आम के हिसाब से तैयार करेंगे। हमको लंगड़ा बोना, तो हम लंगड़े आम के हिसाब से तैयार करेंगे। तो यानी कि हमको सेब उगाने हैं, तो सेब में कौन सी नस्ल उगानी है, उसके नस्ल के साथ तैयार करेंगे। इसी भांति से ये ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं की विषय की बात करें। उसी भांति से हमें मान लो राइफल बनानी है, तो उसके लिए जो रिक्वायर मटेरियल है, जो उसके लिए रिक्वायर इस्पात की आवश्यकता है, उसको देखेंगे। गाड़ी बनानी है तो उसके लिए मटेरियल अलग हो जाएगा, उसको देखेंगे। यदि हमें और कोई इस्पात चीज बनानी है, उसके लिए मटेरियल अलग हो जाएगा, उसको देखेंगे। हमें बैटरियां बनानी है, उसके लिए मटेरियल अलग होगा, उसको देखेंगे। यानी कि हर जगह, हर स्थान पर हम अपनी बेस्ट चीज को प्राप्त कर लेते हैं। ताकि जैसे कि हमने अपनी चीजों को बेस्ट प्राप्त करने के लिए हमने रॉ मटेरियल ढूंढा है, कच्चा सामान ढूंढा है। वो जो कच्चा सामान हम ढूंढ रहे हैं, वो ही है मेन चीज। अगर हमें संतान भी अपनी इच्छा के अनुसार चाहिए, तो हमें पहले उसके कच्चे मटेरियल को देखना है, उसमें होता क्या है, उसमें लगा हुआ क्या है, उसको ढूंढना है। अगर हम वो नहीं ढूंढेंगे तो सब कुछ भी हमें हाथ नहीं पड़ेगा। मान लो एक किसान ने अपने खेत में मक्का बोने के लिए तैयारी कर, ठीक है, और मक्का उसने बो दी जनवरी के महीने में।
तो वो तो महीना जनवरी में तो गेहूं का होता है, मक्का तो वहां हो नहीं सकती, तो फसल बेकार हो जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा उसका। इसी तरह से यदि हम भी गलत समय में अपनी संतान का गर्भ धारण करते हैं, तो उस समय हमें कुछ हाथ पल्ले नहीं पड़ता, जो पड़ता है वो बिल्कुल वेस्ट होता है, एकदम वेस्ट। और फिर हम आने वाली घटनाओं से बड़े दुखी होते हैं कि अरे ये हमारे साथ तो ऐसा हो गया, हमारे साथ तो ऐसा हो गया, हमारे साथ तो ऐसा हो गया। अरे होना ही है वो ऐसा, क्योंकि आपने जब अपनी संतान को उत्पन्न करना था तब मुहूर्त का विचार नहीं किया, और मुहूर्त का विचार नहीं किया तो आपको ना तो ये पता है कि आपका खेत कैसा है, ना आपको पता आपका बीज कैसा है, न ये पता कि उससे उत्पन्न होने वाली संतान कैसी है। तो जब आप टोटल ही ब्लैंक हो, होगी या नहीं होगी ये भी नहीं पता, तो सब चीजों में आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो। और अगर गर्भधान मुहूर्त निकाला जाए तो इन सब चीजों की जानकारी की जा सकती है। गर्भधान मुहूर्त निकालना कैसे होता है वो अलग प्रक्रिया है। आज हम सिर्फ बात करेंगे कि क्या इन चीजों को संभव बनाया जा सकता है, अगर कैसे बनाया जा सकता है उसके विषय में मैं थोड़ा सा आपको ज्ञान देने की कोशिश करूंगा, जो मेरे पास मुझे गुरुओं ने मुझे दिया है। जहां तक मेरी क्षमता है मैं उसमें आपको बेस्ट दूंगा। अब हमें पता कैसे लगाया जाए कि हमारी जो भूमि है, हमारी जो जिसमें यानी कि हमारा जो गर्भाशय है, जो हमारा गर्भ जहाँ ठहरना है, उसकी स्थिति कैसी है। अब हम ये कंडीशन ले लें, ये मान चुके हैं इसमें कि हमारे जो मेडिकल समस्याएं थी वो सब समाप्त हो चुकी हैं, उनका हमारा सबका ट्रीटमेंट हो चुका है। जो हमारे ग्रहों के द्वारा दोष थे उनके सबके उपाय हो चुके हैं। अब दाम्पत्य, पति और पत्नी पूर्ण रूप से स्वस्थ है, मानसिक शारीरिक हर तरह से स्वस्थ है, और ना ही उनको कोई ग्रह का दोष है, ना ही उनको मेडिकली कोई समस्या है। अब उन्हें सिर्फ कंसीव करना है, अब सिर्फ पहले कंसीव करना है, ये मान के चल रहे हैं। इस स्थिति में वो दंपत्ति आईवीएफ वाले भी हो सकते हैं, वो दंपत्ति साधारण रोग वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि आईवीएफ की प्रक्रिया भी सेम भांति से होगी, उसके भी सेम मुहूर्त निकलेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं है। सिर्फ इतना ही अंतर पड़ता है कि आईवीएफ का जो कंसीव होता है वो लैब के अंदर कराया जाता है, डॉक्टरों के द्वारा कराया जाता है। उसको जो हम भ्रूण बनाते हैं वो डॉक्टर बनाते हैं, और जो साधारण रूप से कंसीव होता है उसमें भ्रूण प्राकृतिक तरह से बनता है। बस इतना ही अंतर है, बाकी कोई अंतर है, दोनों के मुहूर्त सेम होंगे, दोनों की गणनाएं सेम होंगी, और दोनों से होने वाले बच्चों की उत्पत्ति भी सेम होगी, उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला है। मान लीजिए अब हमें ये पता करना है कि हमारी भूमि कैसी है, यानी कि हमारे जो अंडे बने हैं, जो हमारा गर्भाशय है, अंडे है, उनकी स्थिति कैसी। भूमि का मतलब सिर्फ वही होता है। इसके लिए हमें नक्षत्र का ज्ञान करना पड़ेगा। अब नक्षत्र का कैसे ज्ञान होगा, ये बड़ा विषय हो गया कि नक्षत्र कैसे देखेंगे। नक्षत्र देखने के लिए जो महिलाएं हैं उनको जब मासिक धर्म होता है, मासिक धर्म में जब प्रथम बार पहली बार वो महिला अपना दर्शन करती है, देखिए रजो दर्शन करती है, वो समय नोट करना होता है। इस तारीख में इतने बजे दर्शन हुए, इस तारीख में इतने बजे हमें रजो दर्शन हुआ है, ये हमें देखना है। उस समय को लेकर फिर उसको पंचांग से मिलाया जाएगा, और पंचांग से हमें ये भांति पता होगा कि ये रजो दर्शन किस नक्षत्र में हुआ था। वो जो नक्षत्र है उसके जो गुण धर्म है, उसकी जो ऊर्जाएं हैं, वो जो ऊर्जा लेके संचित ऊर्जा लेके है, वो ऊर्जाएं सारी की सारी दिखने में तो बड़ी दिखाई नहीं देती, सूक्ष्म ऊर्जाएं हैं, ये सब दिखाई नहीं देती हैं, और ये सारी ऊर्जाएं उस अंडे के अंदर, उस ओवरी के अंदर विद्यमान है। यदि ये ऊर्जाएं स्वस्थ हैं, अच्छी हैं, आपके लिए सौभाग्य प्रदान करने वाली हैं, तो आपके बच्चे का सौभाग्य होगा। यदि ये ऊर्जाएं नकारात्मक है तो आपके बच्चे को हानि होगी। अब मैं इसका थोड़ा सा विश्लेषण कर देता हूं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं, उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं कि वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र था जिसमें रजो दर्शन के दर्शन हुए हैं। तो अब यहाँ पे देखना यह होता है कि जैसे सारे समय पर, सब समय पर, टोटल समय में भूमि सेम नहीं होती है। कभी उसमें पानी की कमी होती है, कभी पानी की अधिकता होती है, कभी उसमें जो है उष्णता होती है, कभी वो ठंडी होती है। ऐसे ही
नक्षत्र के अंदर भी उस वो जो भूमि है, जो नक्षत्र है, उसके अंदर भी समय के अनुसार बहुत बदलाव होते हैं, बहुत बदलाव होते हैं। वो सब मैथमेटिकली गणना करनी है, गणित के अनुसार गणना करनी होती है। वो काम सिर्फ जो ज्योतिषी है, जो आचार्य है लोग हैं, वो करते हैं। गणना करने के बाद हमें पता लगेगा कि उसका जो पहला वाला समय है, जो मतलब नक्षत्र प्रारंभ होने का वाला समय है, उस समय में भूमि अधिक फलदायी नहीं होती है। बच्चा तो सौभाग्यशाली होगा, परंतु उसका सौभाग्य में कमी आ गई। यानी कि एक बच्चे को अगर 99 नंबर मिलने हैं, इस बच्चे को मिलेंगे 60% नंबर, कमी आ गई। इसके बाद में इसी तरह से दूसरे गणना करते हैं, दूसरी बार आगे भी देखते हैं हम लोग कि आगे क्या होता है। अब और थोड़ा सा समय बीत गया है, जैसे मान लो कुछ समय और बीत गया है, तो ये बच्चे का जो समय है और खराब हो गया है। अब इस बच्चे के 100 में से कुल 50 नंबर ही आएंगे। अब थोड़ा और समय बीत जाता है, समय तो बीत रहा है, तो भूमि जो है अब ये भूमि उत्तम हो जाएगी, क्योंकि इसका जो खराब समय था, जो इसका सौभाग्य, जो उष्णता थी, अब उष्णता खत्म हो गई है। अब ये भूमि, यानी कि जैसे मान लो किसी भूमि में दोपहरी का समय गुजर गया, तो शाम का समय आ गया है, शाम के समय में ठंडकता हो गई है, तो इस समय में उत्तमता आ जाएगी। अगर ये उत्तमता आ गई है, तो इस समय में जो बच्चा इस समय में जो दर्शन हुए हैं, उसकी जो भूमि होगी वो उत्तम होगी। अभी उत्तम भूमि का बच्चा है, तो इसके परसेंट जो है 90% आएंगे। अब जो है और थोड़ा सा समय बीतेगा और थोड़ा सा समय निकलेगा, तो वो भूमि उत्तम हो जाती है। उत्तम हो जाती है, इसका मतलब उसका जो बच्चा होगा, उसका जो सौभाग्य होगा, वो 100% या 95% काम करेगा। ऐसे समय बीतते बीतते और थोड़ा समय गुजरेगा, उस समय ये भूमि फिर पुनः जो है अधम हो जाएगी, मध्यम हो जाएगी। इसी तरह की गणनाएं करनी होती हैं। अब हमने भूमि की गणना कर ली कि हमारी भूमि कैसी है, यानी कि हमें सौभाग्य कैसा मिला। सौभाग्य मिलने का अर्थ ये है, यहाँ पर भूमि की गणना का अर्थ ये है कि जैसे ही भूमि होती है, उसी हिसाब से हमारे फसल पैदा होती है। आपने देखा होगा कि एक ही बाग के फलों में पेड़ पेड़ पर अंतर हो जाता है। एक पेड़ के फल बहुत अच्छे लगते हैं, दूसरे के इतने अच्छे नहीं होते, जबकि पेड़ वही है, बाग वही है, बगीचा वही है, जगह भी वही है। पेड़ से पेड़ का अंतर क्यों हो गया? क्योंकि वो जो पर्टिकुलर भूमि है जहां वो वृक्ष खड़ा है, उसकी जो तासीर है या उसके अंदर जो केमिकल्स है, वो डिफरेंट है उसी से 10 मीटर दूर खड़े हुए वृक्ष के अपेक्षा में। इस तरह से ये भूमि में भी, यहाँ पर भी जो नक्षत्र है, मैंने उसका विश्लेषण कर दिया किस तरह से नक्षत्र के अंदर भी भूमि अलग अलग स्तर की हो जाती है। इसलिए एक ही नक्षत्र में होने के बावजूद भी जैसी भूमि उस महिला की होगी, उस बच्चे का सौभाग्य उसी के अनुसार डेवलप होगा। ये कहीं पर भी बाद में किसी भी जन्म पत्री में किसी भी जगह पर कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आम के फल आपके वह घर में आ गए, आप नहीं पता कर सकते कौन से बाग से आया है, कौन से पेड़ से आया है। मान लो किसी का खुद का बगीचा भी हो और आम अगर घर में आ जाए, तो ये पता नहीं कर सकता कि वो आम कौन से वृक्ष के थे। तो ऐसे ही इस भूमि का कहीं कुछ आगे लेखा जोखा नहीं मिलता है, परंतु गर्भधारण समय में ये बहुत बहुत ही जरूरी कार्य, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे अपंग भी पैदा होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कई बच्चे जो हैं पूरी जिंदगी बेड पे ही रह जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि एक बहुत मोटा बच्चा पैदा हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत कमजोर बच्चा पैदा होता है। यानी कि ये भूमि है, इस भूमि का असर पूरे जीवन रहना है। अगर उसकी कुंडली में हजारों राजयोग भी बने हुए हों और ये भूमि अगर गलत हुई, तो निश्चित मानिए उसको किसी का फल नहीं है, किसी का भी फल नहीं। क्योंकि जैसी भूमि होगी वैसा उसका शरीर होगा, वैसा उसका मन होगा, वैसा उसका तन होगा, सब चीज वैसी ही बनने वाली है। और जब ये सब चीज वैसे ही बनेंगी, तो भूमि के अनुसार ही उसे फल मिलेंगे। अब हम
इसके आगे चलते हैं, कुछ ग्रहों पे दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि हमें पूरे विषय को कंक्लूड करना है, समय ज्यादा हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि यदि हमारे ग्रह, जैसे मान लीजिए हमने अभी आपको बताया है कि ये तो भूमि का वर्णन हो गया, अब कुंडली में ग्रह भी बैठे होंगे। कोई व्यक्ति बोलता है भैया मुझे तो ऐसा व्यक्ति संतान चाहिए जो मेरा अपना व्यापार संभाल ले, मेरा अपना कार्य संभाल ले। अब हमने भूमि का परीक्षण कर लिया, भूमि को देख लिया, भूमि कैसी, अब तो सब चीज हमारे पास आ गई, एक चीज की हमें उपलब्धता नहीं है। अब हमें देखना है कि ग्रह कैसे है, ग्रहों का हिसाब कैसा चल, क्योंकि अगर भूमि अच्छी हुई और ग्रह का हिसाब खराब हुआ तो भी अच्छी बात नहीं बनेगी, और यदि ग्रह का हिसाब अच्छा है और भूमि अच्छी नहीं है तो भी बात नहीं बनेगी। तो दोनों ठीक होंगे तभी हमारा काम बनेगा, सही है ना? तभी तो हमें कुछ समझ में आएगा कि हमारा काम अच्छा होगा। अब मान लो कोई सज्जन आए हमारे पास में, जैसे आप ही लोग में कोई आया और उसने कहा साहब मेरे तो व्यापार है और मुझे तो अपने व्यापार के लिए अच्छी संतान चाहिए जो व्यापार में मेरा साथ करे, व्यापार में मेरा साथ दे। छोटी सी बात है, व्यापार का ग्रह बुध होता है, बुध को देखेंगे, बुध क्या कह रहा है हमसे। यदि बुध बच्चे की जन्म कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में आ जाए, यदि बुध बच्चे की जन्म कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में आ जाएगा तो निश्चित रूप से मानिए कि वो बच्चा व्यापारी होगा। और कौन सा व्यापार करेगा? जो पुश्तैनी व्यापार है उसे करेगा, जो उनका खानदानी व्यापार है उसे करेगा, जो उसकी जाति का व्यापार है उसे करेगा। अब इस बच्चे को सारे के सारे गुण अपने परिवार से मिल गए हैं, अनुभव परिवार से मिल गया है, सौभाग्य इसको माँ के जो भूमि है, माँ का जो क्षेत्र है उससे मिल गया है। अब आप देखिए, सौभाग्य प्राप्त हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया और व्यापार मिल गया, तो ये बच्चा बहुत अच्छा व्यापार करेगा। इसके व्यापार करने की जो कैपेसिटी होंगी, वो जो मैंने अभी क्षेत्र में बताया था, उत्तम है, अति उत्तम है या किस तरह की है, उसी अनुसार इसके व्यापार की कैपेसिटियां इसके जीवन में इसके आएंगी। यदि उच्चतम भाव में इसने किया तो ये निश्चित रूप से व्यापारी जो है राष्ट्रीय स्तर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो सकता है। अब इसके आगे हम दूसरा देख लेते हैं। किसी ने कहा नहीं नहीं मुझे तो व्यापार नहीं करना सर, मैं तो अपना जो दूसरे तरह का काम करता हूँ, अधिकारी हूँ या और कुछ हूँ, मैं जज हूँ या मैं किसी और सर्विस में जाना चाहता हूँ, नौकरी पेशे में करना चाहता हूँ, मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चाहिए, मुझे काम की वो चाहिए जहाँ पे मैं अपना रौब दिखा सकूं, अपना अधिकार दिखा सकूं। ये अधिकार दिखाना, रौब दिखाना, अहंकार करना, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है ये तो सब सूर्य से देखे जाएंगे। यदि उस बच्चे का सूर्य कुछ का हो, मेष का हो या स्वय राशि का हो या अंश में बली हो, अष्टक वर्ग में बली हो और वो सूर्य आपके लगन में आ जाए, तो लगन माई मीन माई सेल्फ, ये बच्चा निश्चित तौर पे अच्छा अधिकारी, अच्छा लीडर, अच्छा कार्यकर्ता होगा, जो अपने लिए अपने समाज के लिए बहुत बढ़िया कार्य करे। इसमें हमेशा अहंकार तो रहेगा पर ये कार्य करने में कभी पीछे नहीं हटेगा। दूसरी बात, इसका शरीर बहुत स्वस्थ रहेगा, इसका मन बहुत स्वस्थ रहेगा, ये अति उत्तम बच्चा होगा। और यदि यही सूर्य नीच का हो जाए, तुला राशि में चला जाए या यही सूर्य अंशों में कमजोर पड़ जाए या संक्रांति का हो जाए तो ये बच्चा निश्चित रूप से इसका मनोबल बहुत नीचा होगा, ये किसी भी निर्णय को लेने में समक्ष नहीं रहेगा, स्वास्थ्य इसका अच्छा नहीं रहेगा। तो आपने देखा सूर्य एक ही है तो उसकी स्थिति बदलते ही कैसे बच्चे की कुंडली बदल जाती है। भूमि भी हमारी ठीक थी, सब कुछ ठीक था, परंतु स्थिति बदल गई, ग्रह की स्थिति बदलते सब कुछ बदल गया। और यही ग्रह की स्थिति में और यही उस नक्षत्र में जब हमें सपोर्ट मिली तो बहुत ऊंचा चला गया।
ये देखने वाली बात होती है। किसी ने कहा नहीं नहीं हमें तो ऐसा चाहिए जो बहुत स्ट्रांग हो, बहुत मजबूत हो, बहुत ही अपने एरिया का, इलाके का जज हो, या निर्णय करने वाला बंदा हो, या बहुत ही अच्छी बलिष्ठ वो से बैठा हो। ये भी संभव हो जाता है। ये वो ग्रह है मंगल और शनि, जब आपस में बैठते हैं तो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, परंतु यदि ये किसी एक भाव में बैठे हों, या मंगल पे शनि की दृष्टि पड़ रही हो, और मंगल जिस भाव में बैठा हुआ है उस भाव में अष्टक वर्ग में बहुत अच्छे बल हो, तो ये आदमी अपने राज्य का, अपने क्षेत्र का, अपने राष्ट्र का निर्माता होता है, और निर्णायक डिसीजन लेने वाला होता है, और बहुत बली रहता है। इसके राज्य में सब लोग सुखी हो जाते हैं, इसकी क्षमता ऐसी हो जाती है। ये सेना का सेना नायक हो सकता है, ये न्यायाधीश हो सकता है, ये किसी और उच्च पद को सुशोभित कर सकता है, ऐसा देखा गया है। अगर किसी ने कहा नहीं हमें तो जो है बच्चा, अलग अलग ख्वाहिश होती है सब, जैसे कि आर्मी अफसर आ गया, बोला सर मैं खुद आर्मी में रहा हूँ, मैं खुद जनरल हूँ, मैं खुद कर्नल हूँ, या मैं किसी एयरफोर्स के बड़े अधिकारी हूँ, या कोई अधिकारी नहीं भी है, उसकी इच्छा है कि उसकी संतान अधिकारी बन जाए, हो सकती है, नेचुरल है। आगे तो उस स्थिति में यदि स्व राशि का मंगल दसम भाव में बैठा हो, स्व राशि का मंगल यदि दसम भाव में बैठा हो, तो ये स्थिति पैदा हो जाती है। ये अष्टक वर्ग में बली होना चाहिए, ये शुभ ग्रह से दृष्ट होना चाहिए। ये बली होगा तब ये सर्विस देगा। यही स्थिति चतुर्थ भाव से भी बनेगी, और चतुर्थ भाव में बनने के साथ में फिर उसका जो चतुर्थ भाव का स्वामी है, आशीष है, उसकी स्थिति अगर बली होगी तब बनेगी। किसी व्यक्ति ने पूछा कि भाई हमें जो है अपना ऐसा पुत्र हो जो बहुत धनवान, आनंददायक, परंतु अब उसका बृहस्पति समय के अनुसार, क्योंकि सब चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, ग्रह तो अपनी इच्छा से घूमेंगे। हमने देखा कि उसका बृहस्पति जो कुंडली के हिसाब से है वो 6, 8, 12 भाव में बैठ रहा है। अगर 6, 8, 12 भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है तो अच्छा फल नहीं देता है, इसको पता है। परंतु यदि ये अष्टक वर्ग में बली हो जाए, यहाँ विशेष रूप से बात, ये मुहूर्त निकालने वाले पंडित जी को देखना है, ये मुहूर्त निकालने वाले आचार्य को देखना है कि क्या ये बृहस्पति अष्टक वर्ग में बली हो गया है। अगर ये अष्टक वर्ग में बली हो गया है तो चिंता की कोई बात नहीं, ये बच्चा दीर्घायु होगा। दीर्घ मतलब दीर्घायु, धनी होगा, यशस्वीपूर्ण होगा, और इसका कोई शत्रु नहीं हो सकता। अगर कोई शत्रु होगा तो उसका भी हनन कर देगा, इतना विद्वान हो जाए। तो ऐसे यशस्वी बच्चे आप आराम से पैदा कर सकते हैं। परंतु यदि आपको मुहूर्त का ज्ञान हो गया, तब बिना मुहूर्त के ज्ञान के तो जो भी इसको देखेगा वो यही कहेगा कि नहीं, ये तो बिल्कुल कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसका तो बृहस्पति 6, 8, 12 भाव में बैठ गया है, जो कमजोर हो गया है। परंतु ये कमजोर नहीं है यहाँ पर बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति को बल मिल गया है। ऐसे ही अब हम आगे देखेंगे, यदि यही बृहस्पति देव लगन के साथ 6, 8, 12 भाव में आ गए और अष्टक वर्ग में कमजोर हो गए, सिंपल, करना की नहीं, देखा है नहीं, बात की नहीं, बच्चा आ गया अष्टक वर्ग में। ये बच्चा, ये जो बृहस्पति का एरिया है जहां पे लगन और बृहस्पति के साथ बैठे हुए, कमजोर हो गया। ये बच्चा जन्मजात और आजीवन कष्ट में रहेगा, दुखी रहेगा, निर्धन रहेगा। अब ये बच्चा निर्धन रहना है, ये बच्चे को कष्ट होने हैं, इसे माँ बाप का कोई दोष नहीं। माँ बाप का अच्छा खासा व्यापार चल रहा था, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, अच्छी आमदनी हो रही थी, सब कुछ अच्छा हो रहा था, और बच्चे के जन्म के साथ साथ ही सब चौपट हो गए।
क्यों बच्चे को दुख होना है? गलती किसने करी? माँ बाप ने करी। माँ बाप ने गलती क्या की? गर्भाधान मुहूर्त नहीं निकाला और ये घटना घट गई। अब कहेंगे यार पता नहीं क्या हुआ है, हमारा तो सारा धंधा चौपट होता जा रहा है, हमारा तो सब चीज बेकार होती चली जा रही है। अरे बेकार होने का कारण तो देखो। कारण सिंपल सा छोटा सा कारण है कि मुहूर्त नहीं निकाला, बच्चा कंसीव किया, बच्चे के पैदा होने के बाद में सारा कुछ हो गया था। तो भाई समझ जाओ, अपना कंसीव करने से पहले मुहूर्त निकलवाइए और देखिए कि क्या हम उत्तम से उत्तम संतान कौन सी प्राप्त कर सकते हैं उस मुहूर्त में। अगर हमारा कोई समय ऐसा आ रहा है जिसमें हमें कंसीव नहीं करना चाहिए तो अगले महीने देखो, उससे अगले महीने देखो, कौन सी प्रॉब्लम होने वाली है। पर आज से गलत समय में कंसीव करने से हानि होने वाली है, ये निश्चित। अब आगे देखते हैं, किसी बच्चे ने हमसे पूछा कि सर शुक्र हमारा बहुत अच्छा है, बली है, उत्तम है, तो क्या होगा? अरे भाई धन धान्य से परिपूर्ण हो जाओगे, आपको बहुत सुख देगा, राष्ट्रीय सुख दे देगा। परंतु यही शुक्र यदि 7वें 8वें और 12वें भाव में बैठ गया होगा, 7 8 और 12 भाव में बैठ गया होगा, तो कुंडली के जितने भी राजयोग बने हुए हैं, कितने भी बने हुए हों उसमें, ठीक है, उन सब पे पानी फेर खत्म। आप अब बहुत साधारण सी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाओगे। अब बच्चा साधारण जिंदगी जिएगा तो माँ बाप उससे पहले जिएंगे, बच्चा दुखी होगा तो माँ बाप पहले दुखी होंगे। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ आप सब लोगों से कि गर्भ धारण मुहूर्त निकाल के कंसीव कीजिए, और उस कंसीव होने से आपके घर में उत्तम संतान आए, उत्तम आपका परिवार हो। जब आपका परिवार उत्तम होगा तो आपका पड़ोस उत्तम होगा, आपका पड़ोस उत्तम होगा, आपका गांव उत्तम होगा, आपका गांव उत्तम होगा तो राज्य उत्तम होगा, राज्य से शहर देश उत्तम हो जाएगा। उत्तम संतान प्राप्त करके अपने राष्ट्र का, अपना सबका भला कीजिए, क्योंकि ये विद्या हमारे पास उपलब्ध है शास्त्रों में। इस इस पूरे हमारे जो हमने आपसे बात की है, इसमें यदि कोई अतिशयोक्ति होने की वैसे गुंजाइश नहीं है। अपनी तरफ से मैंने पूरा कोशिश किया है कि मैं आपको सही से ज्ञान दूं। फिर भी बहुत बार हर फार्मूला हर जगह अप्लाई नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसमें और क्लॉज भी आ जाती हैं, उस कारण से कोई फार्मूले नहीं चलते हैं। अगर ऐसी कोई घटना हो तो संभव है, ऐसा नहीं कहता कि मैं नहीं होगा, संभव हो सकती है कि बहुत जगह ज्योतिष में बहुत छोटे छोटे से रूल हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। और कई बार ऐसी चीजें भी हो जाती है क्योंकि सब चीजें जो हैं प्रभु की इच्छा से चलती हैं, जिनकी हमें उम्मीद भी नहीं होती है। ठीक है, हम आपसे आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे और आगे से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन दबा लीजिएगा, आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। धन्यवाद। आपके उत्तर, आपके जो आपने क्वेश्चन पूछा था मैंने उसका आंसर दे दिया है। इसमें जो भी और इंक्वायरी हो, जो भी आपके क्वेश्चन बनते हो, वो आप हमने इसमें लिख लीजिए, भेज दीजिए। मैं आपको आगे से कोशिश प्रयत्न करूंगा कि आपको सही सही आंसर दे सकूं।